दोस्तों 16वीं सदी में भारत में बसने वाले पश्तून कबीले बहुत ताकतवर हो गए थे। ये पश्तून लोग लोधी सल्तनत के दौरान धीरे धीरे भारत आते गए और अलग अलग स्थानों के सरदारों के लिए नौकरी करने लगे। बाद में ये लोग इतने ताकतवर हो गए कि इनके एक सरदार ने मुगलों से न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उन्हें हरा भी दिया। शेर शाह सूरी उन्हीं ट्राइबल सरदारों में से एक थे। उन्होंने अपनी फौज कैसे बनाई, अपने कबीले को कैसे संवारा और इस लीडर ने खुद मुगल बादशाह को ही किस तरह हरा दिया और उनकी बनाई सल्तनत कम समय तक ही क्यों कायम रही और इनके कौन से कारनामे थे जिनकी वजह से आज भी शेर शाह सूरी इतिहास में जिंदा है। दोस्तों इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों ये वो समय था जब दिल्ली पर अफगानिस्तान के साहूखेल कबीले के सरदार सुल्तान बहलोल लोदी का राज था। सुल्तान की इच्छा थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा अफगान आकर आबाद हों, इसलिए सुल्तान ने अफगानों को भारत आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अफगानों को नौकरियां और जागीरें दी। बहलोल की मेहरबानी के कारण बहुत से अफगान भारत आए और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। इसी तरह सूर कबीले से शेर शाह के दादा इब्राहिम खान भी अपने बेटे के साथ भारत आए। भारत आकर वो एक सरदार जमाल खान सारंग खानी की नौकरी में शामिल हो गए और अच्छी सेवा पर कई गांव और 40 घुड़सवारों की फौज गिफ्ट के तौर पर हासिल की। शेर शाह के पिता ने 4 शादियां की थी, जिनसे उनके 8 लड़के थे। शेर शाह 8 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1486 में दिल्ली के ही किसी इलाके में हुआ था और उनका नाम फरीद खान रखा गया था। शेर शाह के जन्म के कुछ साल बाद उनके दादा इब्राहिम खान की मौत हो गई। सुल्तान बहलोल के वजीर उमर खान ने सासाराम और कुछ और इलाकों को शेर शाह के पिता को तोहफे के तौर पर दिया था। सौतेली माँ और भाइयों से इस जागीर के बंटवारे पर तकरार हुई और अपने बाप से गुस्सा होकर शेर शाह जौनपुर चले गए। यहाँ आकर उन्होंने जमाल खान सारंग खानी के यहाँ नौकरी ले ली। इस नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी तालीम पर भी ध्यान दिया और अरबी और फारसी के अलावा अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी हासिल किया। कुछ समय बाद जमाल खान ने बाप और बेटे की सुलह कराई और शेर शाह को सासाराम और ख्वासपुर का जागीर मिला। यहाँ जब शेर शाह ने इस जागीर का मैनेजमेंट संभाला तब उन्होंने कई सुधार लागू किए, जिसकी वजह से उनकी अच्छी शासन प्रणाली दूर दूर तक मशहूर हो गई। लेकिन कुछ पारिवारिक तकरार के कारण उन्होंने इस जागीर को छोड़ दिया और बिहार के शासक बिहार खान लोहानी के पास गए, जिसके शासन के अंडर इनका जागीर भी आता था। ये वही बिहार खान लोहानी थे जो एक बार उन्हें शेर का शिकार करने के लिए शेर खान का टाइटल दिया था। दोस्तों ये वो समय था जब लोदियों का शासन समाप्त हो रहा था और मुगल एम्पायर का सूरज भारत में उदय हो रहा था। उस दौर में बिहार खान और शेर शाह के बीच कुछ तकरार हो गई थी, जिसके बाद 1527 में उन्होंने खानवा की लड़ाई के बाद बाबर की फौज ज्वाइन कर ली थी। मुगल फौज में लगभग 1.5 साल की सेवा करने के बाद उन्हें उनकी जागीर वापस मिल गई। दोस्तों इस दौरान बाबर ने शेर शाह की क्षमताओं को बहुत करीब से देखा था और उनके बढ़ते प्रभाव से घबराए हुए थे। अपनी किताब तारीखी शेरशाही में अब्बास सरवानी एक किस्सा बताते हैं कि एक बार शेर शाह बाबर के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें खाते हुए देख बाबर ने अपने खासम खास खलीफा से कहा था कि उसके तेवर देखो, मैं उसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीरें देख रहा हूँ, उससे होशियार रहना और हो सके तो उसे गिरफ्तार कर लो। इस पर खलीफा ने बादशाह को समझाते हुए कहा था कि शेर शाह में वो सब करने की क्षमता नहीं जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ शेर शाह भी चौकन्ना हो गए और वहां से निकलकर एक बार फिर बिहार के शासक बिहार खान लोहानी के दरबार में लौट आए। बिहार खान ने तकरार बुलाकर उन्हें अपने बेटे के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद बिहार खान लोहानी के मौत के बाद शेर शाह ने पूरे बिहार के प्रशासन संभाली। दूसरी तरफ बादशाह बाबर की भी 1530 में मौत हो गई और हुमायूं अपने बाप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। दोस्तों उसी समय लोहानी समुदाय और शेर शाह के बीच भी तकरार शुरू हो गई थी और बिहार का प्रशासन बंगाल के शासक के हाथ में चला गया। शेर शाह ने कई अफगान कबीलों को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की और 1533 में बहुत टैक्टिस से युद्ध करके बंगाली फौज को पराजित कर दिया। दोस्तों इस युद्ध के बाद शेर शाह के हौसले और भी बुलंद हो गए। बंगाल के विजय के बाद उनका अगला टारगेट उत्तर प्रदेश का चिनार का किला था। इस किले को उस समय भारत में सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता था और एक सरदार ताज खान सारंग के पास था। शेर शाह को इस किले को जीतने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ताज खान को उसके अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया था और उसकी बीबी से शेर शाह ने शादी कर ली। इस जीत से शेर शाह के हाथ में बेहद दौलत आई। दोस्तों जब हुमायूं ने अफगानों की लगातार जीत के बारे में सुना तो वो आगरा से लखनऊ अफगानों से युद्ध के लिए निकले। उस समय अफगान कबीलों के प्रधान सुल्तान महमूद शाह थे और ये जंग 1537 में लड़ी गई। इस युद्ध के दौरान ही शेर शाह ने हुमायूं को चुपके से संदेश भेजा कि वो युद्ध में शामिल नहीं होंगे और युद्ध के बीच से ही बाहर निकल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। शेर शाह के निकल जाने के बाद हुमायूं ने बड़ी जीत हासिल की।
इस बैटल के 2 साल के बाद हुमायूं फिर से सैनिकों के साथ चल पड़े, लेकिन इस बार खुद शेर शाह सूरी उनके सामने थे। लेकिन इस बार हुमायूं को शिकस्त खानी पड़ी। शेर शाह ने 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी के टाइटल के साथ अपने बादशाहत का ऐलान कर दिया। 1 साल के बाद हारे हुए हुमायूं ने 1 लाख की फौज जमा की और फिर दोबारा शेर शाह के सामने आए। दोनों फौजों का कन्नौज में आमना सामना हुआ, लेकिन एक बार फिर हुमायूं को मुंह की खानी पड़ी और इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। और इस युद्ध के जीत के बाद शेर शाह को पूरे उत्तर भारत के बादशाह के रूप में जाना जाने लगा। शेर शाह सूरी लगभग 5 साल तक भारत के शासक रहे और इस छोटी सी अवधि के दौरान उन्होंने राज्य में न्याय करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया। ऐसे उदाहरण के आलोचक भी उन्हें दाद दिए बगैर ना रह सके। उन्होंने न्याय करने के लिए ऐसी न्यायिक व्यवस्था प्रस्तुत की और इतने सख्त नियम बनाए कि अपराध करने पर उनके किसी रिश्तेदार को भी कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। इस संदर्भ में एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि भारत के प्रशासन में शेर शाह सूरी के जैसे अच्छे प्रशासन और प्रशासनिक कुशलता का कोई सरकार नहीं है, न ही ब्रिटिश सरकार है। साथ ही सिक्के और रुपयों की मूल्यों और दर को निर्धारित करने का फैसला शेर शाह सूरी के सफल कार्यों में से एक है, जो आज भी उनकी दूरदृष्टि और बुद्धिमान सोच का सबूत है। उन्होंने चांदी के सिक्के को रूपी, तांबे के सिक्के को दाम और सोने के सिक्के को मोहर का नाम दिया था। इस नाम को आज भी सब कॉन्टिनेंट में और दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। इस दौर में शुरू की गई मुद्रा व्यवस्था को आने वाले मुगल शासकों ने भी जारी रखी और ब्रिटिश सरकार ने भी थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ जारी रखा। इसके अलावा शेर शाह सूरी का एक और महान योगदान है भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शुरू किए गए हाईवेज का विस्तार। इन हाईवेज में सबसे प्रमुख है ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। ये हाईवे लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है और बंगाल से काबुल तक जाता है। एक सड़क आगरा से बुरहानपुर और दूसरी आगरा से राजस्थान और एक और लाहौर से मुल्तान तक जाती है। ये रोड आज भी अलग अलग नाम से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद है। साथ ही उन्होंने भारत के सबसे इम्पोर्टेंट सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और मुसाफिरों के लिए लगभग 1700 सराय बनवाए। इन सरायों में यात्रियों के लिए मस्जिद, कुएं और 24/7 सिक्योरिटी के लिए कर्मचारी मौजूद रहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों के खाने पीने का अलग अलग इंतजाम होता था और इन तमाम व्यवस्थाओं का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता था। उन्होंने जगह जगह रास्तों पे ऐसी छावनियां बनवाई जहां डाक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था थी और इन छावनियों में टाइम पर डाक पहुंचाने के लिए एकदम माहिर घुड़सवार मौजूद रहते थे। दोस्तों, इन सारे कारनामों के अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान काश्तकारों के लिए किए गए कुछ कृषि सुधार थे। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी किसानों की जमीनों को मापने के लिए एक मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया और इन मेजरमेंट्स के आधार पर ही टैक्स के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं कृषि सुधारों के बदौलत लैंड रिकॉर्ड जैसे विभागों की बुनियाद पड़ी। दोस्तों, शेर शाह सूरी द्वारा किया गया अग्रेरियन रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म था जिसे बाद में आने वाले हुक्मरान भी अपनाने पर मजबूर हो गए। उस समय भारत में फैली हुई अशांति और अपराध का खात्मा करने का श्रेय भी शेर शाह सूरी को जाता है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ ऐसे कठोर कानून बनाए कि अपराधी तबके के लोग उसको इमेजिन करके ही कांप जाते थे। उन्होंने हर गांव के सरदार पर यह जिम्मेदारी दे रखी थी कि उसके गांव के सीमाओं के भीतर अगर कोई अपराध हुआ और अपराधी न पकड़ा गया तो उसकी सजा सरदार को मिलेगी। उनके इंसाफ का एक मशहूर वाकया बताया जाता है कि एक बार उन्होंने अपने बेटे आदिल खान को ऐसी सख्त सजा सुनाई कि पूरा दरबार कांप उठा। दोस्तों, 1545 में शेर शाह सूरी मध्य प्रदेश के कालीजर किले को फतह करने पहुंचे। कहा जाता है कि शेर शाह ने पहले इस किले पर सिर्फ तीरों और गोलियों की बरसात का आदेश दिया, क्योंकि वो इस किले में मौजूद पट्टार नामी एक डाकू को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे। राजा किरत सिंह, जो इस किले के सरदार थे, उसने खूब मुकाबला किया और किले का दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार शेर शाह सूरी ने फौज को किले पर गोलाबारी का आदेश दिया। दोस्तों, इसी गोलाबारी में से एक गोला दीवार से टकराकर वापस आया, जिससे शेर शाह सूरी बुरी तरह से घायल हो गए और इसी वजह से मई 1545 में उनकी मौत हो गई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको बिहार के सासाराम के मकबरे में दफना दिया गया, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में ही बनवाना शुरू किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।